Dear student, I am Professor Harsh Patidar, Mechanical Department, Sastre College, Bhopal. We are discussing about forced vibration, in which we are dealing with F naught sin omega t type of harmonic force, unbalanced force, rotary unbalancing force, that is mu omega square, रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग mrc ओमेगा स्क्वायर. उसके बाद ट्रांसमिसिबिलिटी. तो फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी हम देख चुके थे, आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग ओनली एंड स्प्रिंग एंड डैम्पर ओनली. ट्रांसमिसिबिलिटी के बाद अब हमारा आया था दैट इज मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी, जिसमें बेस या फ्लोर आपका डिस्टरबेंस क्रिएट करता है मास या डायनामिक सिस्टम को. सो इन दैट केस we are dealing with absolute motion of mass already. Now in today's class we are going to discuss about relative motion of mass. So this is a arrangement of seismic instrument. ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि बेस का मोशन के कारण सिस्टम में डिस्टरबेंस आता है तो उसके मोशन का एनालिसिस करने के लिए जैसे ये एक रोटेटिंग ड्रम है, यहाँ पर एक पैन लगा हुआ है, दैट मास इज नोन एज सीस्मिक मास. जब इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, हियर देयर इज स्प्रिंग एंड डैम्पर. जैसे ही बेस को एक्साइट किया, इट इज हार्मोनिक मोशन. इस हिसाब से मास मूव करेगा. और ये रोटेटिंग ड्रम है, यहां पर पेन रखा हुआ है, ग्राफ पेपर होता है, तो सिग्नेचर्स बन जाते हैं वाइब्रेशन के, या जिसको आप कहो कि एक तरीके का ग्राफ बन जाता है. उसके हिसाब से मैं स्टडी कर सकता हूं कि कब कितने वाइब्रेशन आते हैं, कितने मोशन पे कितना एम्पलीट्यूड आएगा, ये सब हम वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज अ बेसिक अरेंजमेंट जिसमें हम रिलेटिव मोशन ऑफ मास का देखेंगे. अब रिलेटिव का मतलब जो कि बेस के साथ साथ देखा जाए, दो बॉडीज के रिस्पेक्ट में हम मोशन की बात करेंगे. तो यहां पर मैं बेस के रिस्पेक्ट में, पिछली बारी जो क्लास में मैंने डिस्कस किया था दैट इज एब्सोल्यूट मोशन ऑफ मास. इन दैट केस हमने मास का जो मोशन लिया था दैट विल बी योर रिलेटिव or that will be your absolute motion. In that case हम बेस और मास के मोशन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो रिलेटिव मोशन ऑफ द मास. वही चीज लेट x2t the motion of the mass as a result of excitation, base excitation x1. अब ये क्या हो गया कि अब मैं ये बोल रहा हूं कि इस पिछली बार भी वही हुआ था, पिछली बार भी वही था कि जो बेस का एक्साइटेशन है वो मोशन मास के, जैसे बेस का डिस्टरबेंस हुआ मास में डिस्टरबेंस आया. बट उस केस में मैंने इसको एब्सोल्यूट माना था. इस केस में मैं इन दोनों को रिलेटिवली एनालिसिस करना चाह रहा हूं. तो x2 is the relative motion of the mass or the motion of the mass resulting by the motion of base. वही चीज लिखी हुई है, relative motion between the mass and the base be given as. ठीक है, अब मैं यही बात कर रहा हूं कि relative motion की. तो पहली चीज मुझे ये मानना पड़ेगा कि कौन सा मोशन ज्यादा है. तो अगेन let x2 is greater than x1 and the base excitation be harmonic. ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके. तो अगेन मैंने वही कहा x2 is greater than x1. in that case वही चीज मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूं. ये है आपका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग. x2 विल बी द मोशन ऑफ मास. मैंने 6 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दिया, कितना बचा 4 सेंटीमीटर. अब इस 4 सेंटीमीटर को अगेन मैंने 4 सेंटीमीटर खींच दिया, तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर. पहले कितना था 10 सेंटीमीटर. तो नेट क्या हुआ, कंप्रेशन हो गया. 10 से 8 हो गया ना, नेट कंप्रेशन हो गया. वहां पर दिख भी रहा. वही यहां पर देखें, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग है. आपने 6 सेंटीमीटर उसे कंप्रेस किया, 4 सेंटीमीटर इलॉन्गेट कर दिया, तो नेट क्या होगा उसमें कंप्रेशन होगा. तो कंप्रेशन निकालूं क्या, या नेट डिफ्लेक्शन कैसे निकालूं, x2 माइनस x1 जो बड़ा है अपॉन माइनस जो छोटा है. तो आगे मेरा जो नेट डिफ्लेक्शन है
इन स्प्रिंग दैट इज x इक्वल्स टू x2 माइनस x1, डैम्पर में इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी। अब मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूं, पहले मैंने x2 और x1 को अलग अलग लिया था, यहां पर रिलेटिव की बात कर रहा हूं, रिलेटिव इन टर्म्स ऑफ x। नाउ अब जो नेट डिफ्लेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में मैं बात करूं, नाउ दैट x डॉट विल बी x2 डॉट माइनस x1 डॉट एंड x डबल डॉट विल बी x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ द FBD ऑफ द मास हियर, जैसे इसमें कंप्रेशन हुआ ऊपर की, जैसे देखो क्या करते हैं जब भी हम बात करेंगे तो नेट कंप्रेशन हुआ तो ऊपर की तरफ फेंकेगा ये फोर्स, हमें वही करना है। स्प्रिंग में जो भी डिफ्लेक्शन आया उसके रिस्पेक्ट में क्या करता है, स्प्रिंग कंप्रेशन है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स भेजेगा, स्प्रिंग इलोंगेट है तो अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स देगा। तो यहां पर मैंने क्या लिया, कंप्रेशन हुआ अपोजिट डायरेक्शन में k x2 माइनस x1, स्प्रिंग फोर्स डैम्पिंग फोर्स cx2 डॉट माइनस x1 डॉट, एंड इनर्शिया फोर्स अगेन वही बात बोलूंगा, इनर्शिया फोर्स मास के इंडिविजुअल मोशन पे डिपेंड करता है, मास का इंडिविजुअल मोशन है x2, यहां पर रिलेटिव से कोई मतलब नहीं, मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, मोशन मैंने रिलेटिव लिया, तो दैट इनर्शिया फोर्स इज mx2 डबल डॉट। Here again the Newton's method, mx2 dot dot plus cx2 dot minus x1 dot plus kx2 minus x1 equals to 0। यहां पर देखो अब मुझे सारी की सारी थ्योरी को कहां लेके जाना है, x के टर्म में लेके जाना है, तो x2 minus x1 dot अगर लूंगा that is x dot, और x2 minus x1 लूंगा that is x, बस इस x डबल टू को मैं x के टर्म में कैसे लिखूं, तो उसको लिखने के लिए क्या किया मैंने, x2 डबल डॉट, यहां से देखो x2 डबल डॉट विल बी इक्वल्स टू x डबल डॉट प्लस x1 डबल डॉट, x2 डबल डॉट विल बी इक्वल्स टू x1 डबल डॉट प्लस x डबल डॉट, इसको यहां पर पुट कर दिया, तो दिस इक्वेशन विल बी mx डबल डॉट प्लस x1 डबल डॉट प्लस c x डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0, और यहां से mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx विल बी इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस mx1 डबल डॉट, तो ये इक्वेशन आ गई मेरी, दिस विल बी योर इक्वेशन। अब मैंने यहां पर बोला था बेस एक्साइटेशन विल बी हार्मोनिक, तो लेट x1 इक्वल्स टू कैपिटल X sin ओमेगा t, इसको डिफरेंशिएट किया तो x1 sin का डिफरेंशिएशन cos और इस ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा, अगेन इस cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, ठीक, और फिर इस ओमेगा टी का ओमेगा, तो ओमेगा इनटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, सो x1 डबल डॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी। नाउ वी पुट इन आवर इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट किया, सो हियर mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx एज इट इज, LHS एज इट इज रहेगा, RHS में इस x1 डबल डॉट की जगह रखा माइनस x1 ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी, तो माइनस और माइनस प्लस क्या हो गया, mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू mx1 ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, जब इसको पुट कर दिया, नाउ अगेन दिस mx1 ओमेगा स्क्वायर दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसको मैंने क्या माना, इक्विवेलेंट फोर्स, ठीक है, यहीं पर लिख दिया, तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू f इक्विवेलेंट sin ओमेगा t, दिस विल बी माय इक्वेशन। और जब इसको मैंने कंपेयर किया मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन से दैट इज x इक्वल्स टू, मतलब mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू f नॉट sin ओमेगा t से कंपेयर किया, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, दैट स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X sin ओमेगा t माइनस 1, इसका सॉल्यूशन है। नाउ that capital X is the amplitude and amplitude is f naught by k under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square। now that f equivalent, अब मैंने f naught की जगह क्या पुट कर दिया, f equivalent, ठीक है, सेम वही है। now is f equivalent will be your mx1 into ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर f इक्विवेलेंट बाय k की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, दैट इज mx1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन में k, दैट ये m नीचे आएगा तो k बाय m इज ओमेगा n स्क्वायर, ऊपर क्या है ओमेगा स्क्वायर, दैट ओमेगा अपॉन में ओमेगा n इज r स्क्वायर, ठीक है, सो f इक्विवेलेंट बाय k को मैं लिख सकता हूं x1 into r स्क्वायर, तो यहां पर f इक्विवेलेंट को लिख दिया x1 into r स्क्वायर अपॉन में दिस
मतलब डिनोमिनेटर will be under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta whole square. Now here x upon में x1 will be equals to r square upon में under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square. So this is the final relation जो कि absolute motion में it will be x2 upon में x1 क्योंकि base excitation से देखना है मुझे, ठीक है, x2 upon में x1 के रिस्पेक्ट में मैं बात करूं x2 का, यहां पर क्या आ रहा है x, that is relative with respect to x1, that is the amplitude ratio. In standard form it is amplitude ratio और in that case it is transmissibility ratio. बोलते नहीं है क्योंकि हम फोर्स के टर्म में ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो ले लेते हैं, इन मोशन ट्रांसमिसिबिलिटी हम इसी टाइप से डील करते हैं. यहां पर देखने की बात है r equals to 0, r को 0 पुट करूं तो that will be 0, 1 minus 0 is 1, that is 0, overall is 0, x upon में x1 is 0. mass appears to be stationary, मास में ऐसा लगेगा कि मोशन ही नहीं है, वो स्टेशनरी लगेगा. if r equals to 0 यानी r is 0 कब होगा, when omega n is very larger than omega. when r equals to 1 then 1 minus 1 0 चली जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पर 2 zeta, 1 upon में 2 zeta. देखो r1 है 2 zeta का स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 upon में 2 zeta क्योंकि r की वैल्यू 1 है, ये टर्म 1 minus 1 0 खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्या बचेगा 1 upon में 2 zeta. only controlled by damping, पता भी है when r equals to 1 that is the condition of resonance, damping plays an important role. सारी की सारी चीजें it is controlled by damping. if damping is 0 then the amplitude of vibration reaches to infinite if we are leaving that system for some time. r tending towards infinity, इसका मतलब when omega is very greater than omega n, then amplitude of vibration of mass is of order of base, that is it reaches to 1. इसका मतलब it reaches to 1 जब relative motion की बात कर रहा हूं, इस केस में जो बेस के मोशन है as it is transmit हो जाएंगे आपके ओमेगा में, is of the order of base. ठीक है, तो this is the all about transmissibility. I have just summarize that thing. The transmissibility it means जो भी फोर्स जनरेट हो रहा है या जो भी मोशन जनरेट हो रहा है वो कितना ट्रांसमिट हो रहा है. तो इनिशियली ट्रांसमिसिबिलिटी को मतलब एक कोई अनबैलेंस मशीन है, उस मशीन को इंस्टॉल करना है किसी फोर्स में, दैट इज फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी. अब उसके लिए हमें जो भी अनबैलेंस फोर्स जनरेट होगा उसको फ्लोर में या फाउंडेशन में जाने से रोकने के लिए आइसोलेशन यूज करना है, एंड दैट आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग ओनली. In case of spring only, transmissibility ratio is 1 upon में 1 minus r square, zeta is equals to 0 क्योंकि सिर्फ spring है, तो that is of the order of amplitude ratio or magnification factor. If zeta is 0, this value comes out for amplitude ratio or magnification factor. ऐसा तो ये बहुत frequently asked question है for gate point of view as well कि जब सिर्फ spring only का केस है force transmissibility में, when there is no damper, in that case transmissibility ratio is of the order of amplitude और magnification factor दोनों सेम होंगे. एंड जो हमने ड्राइव किया था दैट इज स्प्रिंग एंड डैम्पर, जब दोनों लगे हों आइसोलेशन यूजिंग स्प्रिंग एंड डैम्पर, फार्मूला कम्स आउट टू बी Ft अपॉन में F नॉट, दैट इज ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, दैट इज इक्वल्स टू 1 अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा r का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा r का होल स्क्वायर. दैट इज द फार्मूला फॉर स्प्रिंग एंड डैम्पर व्हेन isolation using spring and damper. In motion transmissibility, when we are dealing with absolute motion of the mass, the RHS will be the same as that of motion transmissibility or force transmissibility. Under root 1 plus 2 zeta r का whole square upon under root 1 minus r square का whole square plus 2 zeta r का whole square. These two are the same. When relative motion, that r square in the numerator and in the denominator, that is. So these are the formula used for transmissibility. And this is all about the transmissibility. Thank you.